हेलो फ्रेंड्स, दिस इज क्वांटम एकेडमी। आपका फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग जनरल साइंस के भाग 4 पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे पिछले वीडियो पे अच्छा रिस्पांस आ रहा है, इस कारण से हमको भी प्रोत्साहन मिल रहा है ताकि हम आगे आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो और आपके लिए उपयोगी वीडियो बना सके, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा परीक्षा में लाभ हो सके। अभी बहुत सारी आगामी परीक्षाएं आने वाली हैं और ज्यादातर परीक्षाओं में मैं हर बार फोकस करता हूं कि निगेटिव मार्किंग है, नकारात्मक जो चीज है उससे बचने की जरूरत है, और उससे आप तभी बच सकते हैं जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्योंकि वहां पे छोटा छोटा कंफ्यूजन आपको कंपटीशन से बाहर कर देता है और छोटी छोटी गलतियां फिर भारी पड़ जाती हैं। तो उस पर ध्यान देते हुए हम लोग कोशिश करेंगे कि आज कॉन्सेप्ट को और ज्यादा क्लियर करें। हमने प्रीवियस वीडियो में अपने आपको न्यूटन का प्रथम नियम बताया था, जिसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। उसके अनुप्रयोग आपसे पूछे जाते हैं, एप्लीकेशन पूछा जाता है। सामान्यतः आप लोगों से एप्लीकेशन पूछा जाता है। एप्लीकेशन क्या है कि कोई भी चीज जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में रहना चाहती है, यानी कि जब भी उस पे जब तक कि कोई वायबल ना लगाया जाए, यही उसका नियम है पहला। तो एप्लीकेशन के रूप में आप देख सकते हो अपनी रोजमर्रा की लाइफ में, डेली लाइफ में आप जब भी जाते हो, कहीं बस में यात्रा करते हो, ट्रेन में यात्रा करते हो या कहीं बाइक पे यात्रा करते हो, जब भी कोई ब्रेक लगाता है तो क्या होता है, आप आगे की तरफ झुक जाते हो। आगे की तरफ क्यों झुकते हो? क्योंकि बाइक पे आप सपोज दैट बैठे हो और यंगस्टर तो काफी फास्ट चलाते हैं, ब्रेक भी लगाते हैं, तो पीछे अगर कोई बैठा है तो उसका ये जो नीचे वाला पोर्शन है वो तो बाइक के साथ मोशन में था, वो तो बाइक के साथ मोशन में था, और जब बाइक चल रही थी तो उसका पूरा बॉडी साथ में चल रहा था। लेकिन डायरेक्ट टच में उसके नीचे वाले पोर्शन के होने के कारण जैसे ही आपने ब्रेक मारा तो बाइक रुकी, तो ये वाला पोर्शन तो रुक गया, लेकिन ये वाला अभी आगे की तरफ मूव कर रहा है। तो आप आगे की तरफ जाकर के झुक जाते हो, ये वाला पोर्शन यहीं रुक जाता है और आप आगे की तरफ जाकर झुक जाते हो। यानी कि आगे अगर ज्यादा तेजी के साथ ब्रेक मारा जाए तो कभी कभी बस में अगर आप बैठे हो तो आगे की सीट पे जाके आपका सर टकरा भी सकता है, ऐसा होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी का जो पोर्शन डायरेक्ट टच में है वो तो रुक गया, लेकिन जो पोर्शन टच में नहीं है वो अभी भी मोशन में है। यानी कि अभी हमने जो जड़त्व का नियम हमने बताया वो क्या कहता है कि जो जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में रहना चाहता है जब तक कि कोई बाह्य बल ना लगे। यानी कि आपकी बॉडी का लोअर पोर्शन तो स्टैटिक पोजीशन में आ गया, लेकिन अपर पोर्शन अभी भी मोशन में है। तो इस कारण से यहां पे क्या होता है, आप आगे की तरफ झुक जाते हो। इसी तरह से अगर आपको कपड़ों से धूल हटाना हो तो आप क्या करोगे, उस पे डंडे पीटते हो, इससे क्या होता है, धूल झड़ के बाहर आ जाती है। क्यों? क्योंकि उस पे आप बाह्य बल लगा रहे हो। अगर जब तक बल ना लगाओ तो क्या धूल अपने आप बाहर आ जाएगी? नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में बने रहना चाहती है। कणों की प्रवृत्ति है, कण भी तो द्रव्य है और द्रव्य की प्रवृत्ति वही है। तो और साथ ही साथ आप अपने पे भी अप्लाई कर सकते हो कि जब तक आप पे बल ना लगे तब तक आप पढ़ाई लिखाई करने वाले नहीं हो। एग्जाम का डर ना हो, फेल होने का डर ना हो तो कोई पढ़ेगा क्या? तो एक बाह्य बल लगता है। फिलहाल हम लोग मैकेनिकल फोर्स की बात कर रहे हैं। तो मैकेनिकल फोर्स में समझने के लिए हम लोग उदाहरण बहुत सारे अपने डेली लाइफ में देख सकते हैं कि जैसे कोई आप जो मेले वगैरह में गए होंगे वो लोग देखे होंगे, वहां एक सिक्का आप रख करके और वहां से नीचे की तरफ डाला जाता है उसमें। तो वहां आप पेज लीजिए और एक सिक्का उस पर रख दीजिए और अचानक खींच लीजिए चीजों को, तो क्या होता है कि सिक्का नीचे की तरफ गिरता है, इधर की तरफ नहीं आता है। क्यों नहीं आता? क्योंकि सिक्के की टेंडेंसी है कि वो नीचे की तरफ मूव करे, नीचे की तरफ मोशन करे। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। या अचानक आप अपने कोई बैठा हो और वहां से आप चेयर पीछे खींच लीजिए तो वो कहां गिरेगा? आपके चेयर के साथ पीछे नहीं जाएगा, वो वहीं नीचे गिरेगा। ऐसा काम आप अपने दोस्तों के साथ कर सकते हैं, जो मजाक के रूप में करते हैं लोग, कि किसी के भी
कोई बैठने वाला हो और आप चेयर पीछे खींच लीजिए, तो वो कहाँ गिरेगा, नीचे की तरफ गिरेगा, वहीं गिरेगा, क्योंकि उसकी पोजीशन क्या थी, वही थी। वो उसी पोजीशन को होल्ड करने की कोशिश करेगा, वो चेयर के साथ पीछे की तरफ नहीं मूव करेगा। क्यों? क्योंकि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अभी नहीं लग रहा है। तो इस तरह से बहुत सारे इसके अनुप्रयोग है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से बता सकते हो कि कौन से लॉ से ये अनुप्रयोग या एप्लीकेशन पूछा गया है और ये किसका अनुप्रयोग है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखना कि हर एक द्रव्य की यही टेंडेंसी होती है कि जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में बने रहना चाहता है। ठीक है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। न्यूटन का गति का द्वितीय नियम है। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम को हम संवेग का नियम भी कहते हैं, और यहीं से हमें बल का जो गणितीय सूत्र है वो मिलता है। पहले तो हम समझे संवेग क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है। आपने वेग सुना, अभी वेलोसिटी सुनी है, लेकिन संवेग क्या होता है? तो जब हम वेलोसिटी में मास का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी कि वेग के साथ द्रव्यमान को भी मानने लगते हैं, यानी कि द्रव्यमान को भी कंसीडर करते हैं, द्रव्यमान के भी महत्व को स्वीकार कर लेते हैं, तो उसी यूनिट को हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। इसे P से भी डिनोट करते हैं हम लोग। P इक्वल टू एम इंटू वी होता है। m क्या है, मास है, यानी कि संवेग क्या दिखा रहा है, द्वितीय नियम इनका यह बताता है कि जो बल होता है वो संवेग के अनुक्रमानुपाती होता है, m इंटू वी, और जो बल होता है वो समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है, 1/t। अब ये थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म हो गया, इसे सिंपल भाषा में समझते हैं। बल यानी कि जब हम किसी पे प्रभाव देखते हैं, बेसिकली संवेग प्रभाव है, तो प्रभाव देखने की अगर कोशिश करें तो कोई प्रभाव कैसे डाल सकता है, कोई चीज कैसे प्रभाव डाल सकती है, वो डालती है किसके कारण, अपने मास के कारण प्रभाव डाल सकती है। जैसे एक बड़ा सा पत्थर लीजिए और जो आपको पसंद ना हो पड़ोसी, उसके ऊपर गिरा दीजिए, तो क्या होगा? अगर उसके ऊपर सही से गिरा तो फिर जो होगा वो उसके जिम्मेदार आप होंगे, हम नहीं होंगे। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा ना कीजिएगा। एक बड़ा सा पत्थर अगर आप कहीं गिराते हैं तो उसका जो प्रभाव पड़ेगा वो किसके कारण पड़ रहा है, उसके मास के कारण पड़ रहा है, द्रव्यमान के कारण पड़ रहा है। या ट्रेन है, ट्रेन के आगे अगर कोई आ जाता है, कोई ऑब्जेक्ट, चाहे छोटा कार आ जाए, बाइक आ जाए, तो वो उस पर क्या प्रभाव डालती है कि वो पूरी तरह से टूट फूट जाती है। किसके कारण? क्योंकि ट्रेन के पास मास है। लेकिन उसके साथ साथ वेलोसिटी भी प्रभाव डालती है। कभी कभी मास बहुत छोटा हो लेकिन वेलोसिटी बहुत तेज हो, जैसे गोली, बंदूक की गोली के पास क्या होता है, बहुत छोटी है, मास बहुत कम है, लेकिन वेलोसिटी क्या है, यानी कि वेग क्या है, बहुत ज्यादा है। तो वेग के कारण भी प्रभाव हम देख सकते हैं, और कभी कभी हम दोनों के कारण देख सकते हैं, जैसे तोप का गोला या चलती हुई स्पीड में ट्रेन। तोप के गोले के पास क्या है, मास भी बहुत ज्यादा है और वेलोसिटी भी बहुत ज्यादा है, तो डिस्ट्रक्शन भी बहुत ज्यादा होता है। ट्रेन के साथ, ट्रेन बहुत तेजी के साथ चल रही है, तो ट्रेन के पास मास भी बहुत ज्यादा है और वेलोसिटी भी ज्यादा है। ये दोनों के प्रभाव हमको दिखाई दे रहा है वहां पे। तो जब भी कभी हम प्रभाव देखने की कोशिश करते हैं किसी पे भी, किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो हम दोनों के कारण दिखाई देता है। न्यूटन ने यही देखा कि केवल एक चीज के कारण प्रभाव नहीं दिखाई देता, वो मास के कारण भी हो सकता है, अकेले वेग के कारण भी हो सकता है, और दोनों के कारण भी हो सकता है। और इसलिए इन्होंने यहां पे एक नया कॉन्सेप्ट दिया जिसको कहा इन्होंने संवेग, और संवेग को कहा कि ये बल के अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है कि जिस रेशियो में ये बढ़ेगा उसी रेशियो में ये भी बढ़ता चला जाएगा। तो अभी हमने कहा एक बड़ा सा पत्थर जो प्रभाव डालेगा अपने मास के कारण, तो बल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बल उस पर बढ़ेगा, बल लगेगा और उसी अनुपात में वहां पे प्रभाव दिखाई देगा। अगर हम ट्रेन की बात करें तो वहां वेलोसिटी भी है, मास भी है, ये दोनों ही तेजी के साथ आ रहे हैं, तो वहां क्या बढ़ेगा, बल ही तो बढ़ेगा, बल ही तो लगेगा उस पर।
कोई भी ऑब्जेक्ट है तो वो क्यों डिस्ट्रक्ट हो जाता है, क्यों टूट फूट जाता है, क्योंकि उस पर बाय बल लग रहा है। किसके कारण? ट्रेन के कारण। और ट्रेन में क्या है, मास और वेलोसिटी दोनों है, यानी कि द्रव्यमान और वेग दोनों है। साथ ही साथ इन्होंने कहा दूसरी बात कि भाई ऐसा एक चीज और देख लो कि जो बल होता है वो समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि अगर समय बढ़ाया जाएगा तो बल कम होता चला जाएगा, समय बढ़ाया जाएगा तो बल, उल्टे का रिलेशन है, व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टे का रिलेशन, यानी कि समय बढ़ेगा तो बल कम होता जाएगा। तो इसका अनुप्रयोग हम लोग कहां देखते हैं, जैसे कैच लेते समय खिलाड़ी क्या करते हैं, अपने हाथ को पीछे की तरफ खींच लेते हैं, यानी कि टाइम बढ़ा रहे होते हैं, और टाइम जब बढ़ा रहे होते हैं तो जो चोट लगता है उनको कम लगता है, क्योंकि टाइम जब बढ़ने लगता है तो बल कम हो जाता है। अब अगर धीरे धीरे क्या हो, ट्रेन भी चल रही हो बड़ी तेजी के साथ और उसके आगे बाइक भी चल रही हो, तो धीरे धीरे ट्रेन मान लीजिए रुक जाए या बहुत स्लो हो जाए तो उसका प्रभाव जो होगा वो कम पड़ेगा, लेकिन बहुत तेजी के साथ ट्रेन जा रही हो, उससे कोई चीज टकराए तो उसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। तो टाइम बढ़ाते जाइए, यानी कि टाइम अगर हम बढ़ा दें तो बल क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है। तो अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो हम देखते हैं F प्रोपोर्शनल हो जाता है mv/t, और इसी को हम लोग इक्वल टू लगाते हैं यहां, तो F इक्वल टू k mv/t होता है और k इक्वल टू 1 हो जाता है। तो इससे ज्यादा कंसर्न नहीं है आपको, F इक्वल टू mv/t से। अब v/t यानी कि वेग परिवर्तन की दर, आपको याद होगा इसी को क्या कहते हैं हम लोग, वेग परिवर्तन की दर को ही हम लोग कहते हैं त्वरण। m इक्वल टू v/t की जगह हम क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं, हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो F इक्वल टू v/t, यानी कि द्वितीय नियम से हमको क्या मिला, द्वितीय नियम से हमको मिला बल का गणितीय सूत्र, यानी बल को कैलकुलेट कैसे करें। बल की परिभाषा किससे मिली थी, पहले नियम से। बल का गणितीय सूत्र किससे मिला, यानी कि बल निकालेंगे कैसे, कैलकुलेट कैसे करेंगे, द्वितीय नियम से, यानी कि संवेग के नियम से। संवेग क्या है, द्रव्यमान और वेग के कारण जो सम्मिलित प्रभाव दिखाई देता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। और इसी संवेग के नियम को ही हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटन का द्वितीय नियम कहते हैं। ये बात समझ में आ गई। आगे हम लोग न्यूटन का तृतीय नियम देखेंगे, और इसकी यूनिट हम ऑलरेडी बता चुके हैं, फोर्स की यूनिट। एक बार फिर रिवाइज कर लीजिएगा आप, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट करता है। द्रव्यमान और त्वरण पहले से ही बताया जा चुका है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसी को न्यूटन कहते हैं। और सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा डाइन, यानी कि सीजीएस पद्धति में। और इस तरह से आपका न्यूटन के दो नियमों पे हम लोगों ने चर्चा की, उनके कुछ अनुप्रयोग पे चर्चा की, और आज हमने कोशिश की कि आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो। आगे आप इस वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, अपने सुझाव दीजिए इसमें क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। हम इसके बाद न्यूटन का तृतीय नियम पे चर्चा करेंगे अपने अगले वीडियो में, और साथ ही साथ प्रश्नों को लेकर भी अब दिखाएंगे आपको कि किस तरह से प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और कहां कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, तो कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होगा। आज के लिए धन्यवाद।